नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और आज मैं बोर्ड पे आपको कुछ बताऊंगा और एक बहुत बड़ा विषय जिसको बोलते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, उसको जो है छोटे से बोर्ड पे आधे पेज या एक पेज मैक्सिमम के नोट्स में मैं आपको पूरा सल्टा दूंगा। और सबसे बड़ी चीज पता है आपको क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था है वो आजकल या पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं का भाग बन चुकी है। बहुत सारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो पटवारी की परीक्षा हो, चाहे वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय जो है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, या फिर एसएससी हो, या फिर बिहार की जो है कोई भी बड़ी परीक्षा हो, छोटी परीक्षा हो, सब में इसमें से प्रश्न आते रहते हैं। कहीं पे मुख्य परीक्षा में बड़े प्रश्न आते हैं तो कहीं पे छोटे प्रश्न आते हैं। तो हर जगह जो है प्रश्नों की संख्या जो है इसमें से सम्मिलित की जाती है। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि एक बार एसएससी सीजीएल में आया था कि रैयत का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे अच्छे विद्यार्थियों ने इसका आंसर जो है नहीं दिया था, नहीं दे पाए थे या गलत दिया था। रैयत मतलब किसान होता है, लेकिन सुनने में लगता है रैयत मतलब खेत होगा, क्षेत्र होगा, कृषि भूमि होगी, ऐसा सुनने में लगता है। यूपी पीसीएस के परीक्षा में भी एक बार प्रश्न आया था कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में त्रुटियों का वर्णन करें और स्थायी बंदोबस्त की व्याख्या करते हुए इससे संबंधित कृषकों पर प्रभाव का वर्णन करें। ऐसा प्रश्न आते रहता है। तो अगर आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, तो बड़े ही आराम से आपको ये हो जाएगा, आप आराम से लिख पाएंगे, उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, समझना जरूरी है। मैं आपको आज मैं हर बार कहता हूं कि तोते की तरह रटिए मत। जमाना गया, तोते की तरह रटिए मत। क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। क्वेश्चन जो है वह घुमा फिरा के आते हैं। क्वेश्चन कभी एक जैसे नहीं आते। अगर आपने सही से समझ रखा है किसी पर्टिकुलर विषय को, किसी विशेष विषय को, तो आप बड़े ही आराम से उसका उत्तर दे पाते हैं। इसके लिए समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, याद करना जरूरी नहीं है। याद आप रट के कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, या उससे घुमा के कोई प्रश्न आ जाएगा तो आप भूल जाएंगे। तो आइए जानते हैं, लेके चलता हूं मैं आपको अपने बोर्ड पे। छोटा सा ही बोर्ड है मेरे पास, बड़ा बोर्ड में लगा नहीं रहा हूं, तो छोटा ही बोर्ड है बोर्ड पे, क्योंकि बहुत ही कम आता हूं मैं। तो चलते हैं बोर्ड पे और एक छोटे से बोर्ड पे टेबल की मदद से सब कुछ समझते हैं। क्या क्या समझेंगे मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ऐसे तो 4 थी, लेकिन हमें अभी इसमें 3 पढ़ना है। चौथे के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, जो सबसे पहले थी इजारेदारी व्यवस्था थी। उसको हम बाद में उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मुख्य रूप से 3 व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। ये 3 व्यवस्था पे ही पूरी की पूरी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था टिकी हुई थी। अब इसमें क्या क्या हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, एक छोटा सा नोट पे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, दूसरा इसकी विशेषता देखेंगे, तीसरा इससे होने वाले लाभ एवं हानि, चौथा जो है वह इनके समय कालखंड जब ये हुई थी, कब हुई थी और किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी, और 5वां अपना निष्कर्ष। देखिए, बड़े आराम से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड पे और आपको बताता हूं मैं कि कैसे हमें इसको जो है पूरा पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आ चुका हूं बोर्ड पे और बड़ी ही आसान से साधारण भाषा में आपको जो है सभी चीजें समझा दूंगा और आप आराम से इसे जो है याद भी कर पाएंगे। तो हम पहले हेडिंग दे दें कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था।
ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए कितने मजे से हम लोग जो है इसको पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। और इसी बोर्ड पर आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, अधिक से अधिक आपको जो है समझना है, अधिक से अधिक समझना है, ना कि आपको लिखना है या फिर रटना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी यहाँ कम लिखूंगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब कि आखिर क्या इतिहास रहा इस कर व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था का ब्रिटिशों के समय में, और क्यों इसको लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो आप सभी जानते हैं जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी क्योंकि तीनों सेनाएं हार गई थी। और इलाहाबाद की संधि में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच में थी। यह संधि एक के बीच में नहीं थी, जिन्होंने लड़ा था सबके बीच में थी। मुगलों को तो विस्थापित इन्होंने कर ही दिया था, बची कुछ इज्जत खत्म हो गई थी मुगलों की। अवध के नवाब थे तो उनके बीच हुई थी। तो यहाँ पे 1765 की इलाहाबाद की संधि में उन्हें क्या हुआ कि और बंगाल के नवाब जो थे क्योंकि उन्होंने भी साथ दिया था तो उनके लिए भी हुई थी, और मुगल तो इसमें शामिल थे ही। तो उन्होंने क्या किया कि 3 जगह, कहां बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। किसको? अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने शुरू किए कंबल से ज्यादा। तो उनको क्या हुआ कि अधिक से अधिक आय की आवश्यकता पड़ी। उन्हें नए कारखाने स्थापित करने थे, उन्हें जो है अधिक से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता थी, सैनिकों की आवश्यकता थी, गोले बारूद की आवश्यकता थी, सुरक्षा के लिए बंदूकों की आवश्यकता थी, जहाज ढोने में खर्च आता था। भले वो कमाते थे लेकिन वो अधिक से अधिक आय चाहते थे, इनकम चाहते थे। उसी आय को पूरा करने के लिए समय समय पर क्या किया उन्होंने, भू राजस्व व्यवस्था में बदलाव किया। ऐसा नहीं था कि भू राजस्व व्यवस्था पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव हुए। और 3 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते, ये थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि क्या है। आप जान लीजिए भू राजस्व व्यवस्था क्या है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि भूमि से संबंधित जो राजस्व आता था, जो कर आता था, और उस कर को इकट्ठा करने के लिए जो व्यवस्था की जाती थी, उसी को कहते हैं भू राजस्व व्यवस्था। पहले ही भूमि से कर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, कृषि से जो है अनाज जो उपजता था उस पे बाद में ध्यान दिया गया। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये था ये थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप जोड़ सकते हैं कि कोई बदलाव खासकर ज्यादा नहीं हुआ था, अंग्रेज पुरानी पद्धति का ही उपयोग कर रहे थे, पुरानी पद्धति का उपयोग कर रहे थे। बस कर का जो दर है वो लोग क्या करते थे, बढ़ा देते थे, कर की दर को सीधा बढ़ा देते थे। तो ये जानने के लिए हम लोग पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू से जो कर व्यवस्था थी, शुरू में वह थी इजारेदारी बोलते थे इसको। मैंने बोला था इजारेदारी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो इजारेदारी व्यवस्था 1771 में इसको जो है लाया गया था। और इजारेदारी व्यवस्था में क्या था कि 5 साल के ठेका पर जो है काम दिया जाता, कर जो है फिक्स कर दिया जाता था कि 5 साल में आपको इतना पैसा जुटा के देना है। इसके लिए अंग्रेजों को कर्मचारी रखने की जरूरत पड़ती थी, सैनिकों को भी आवश्यकता पड़ती थी उछलने के लिए, जबरन वसूल करने के लिए। और उसके बाद जो है नहीं मिलने पर क्या करना चाहिए, कौन सा दंड देना चाहिए, इसका भी प्रावधान होता था, जिसके लिए न्यायालय में जाना पड़ता था। तो इस व्यवस्था में अंग्रेजों को लाभ था लेकिन बहुत सारी हानियां भी थी। उन्हें बहुत सारी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी, अपना
संसाधन उनमें लगाना पड़ता था। तो इस व्यवस्था में उन्होंने चेंज के लिए तीन प्रकार के मुख्य भू राजस्व व्यवस्था का प्रयोग किया। इसके बारे में हम लोग यहां से जानेंगे और इस सबसे अधिक प्रश्न आते हैं उसी से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। चलिए 3 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और एक एक करके सभी व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो था वह था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को क्या कहते थे, परमानेंट सेटलमेंट। इसका इंग्लिश रूपांतरण है परमानेंट सेटलमेंट। इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी जमींदार की थी। आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि जमींदारी व्यवस्था क्यों कहते थे। तो इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। तो कहीं भी स्थायी बंदोबस्त की जगह जमींदारी व्यवस्था है तो आप समझ लीजिए कि वो स्थायी ही है, यही वाला है। ठीक है। दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। इस तीनों व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हिंट्स के लिए, सबसे अधिक प्रश्न स्थायी बंदोबस्त से आते हैं। कभी कभी मुख्य परीक्षा का भी यह भाग बनते हैं और बड़े बड़े प्रश्न इससे आते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे पहला था और सबसे स्थायी था। अब जानते हैं कि कब हुआ था। ये जो है 1786 में, सन 1786 की बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर बन के आए और 1786 में जो है वह उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो 1786 में जब वो बन के आए तो उनको कहा गया कि आप कर व्यवस्था में सुधार कीजिए, कंपनी को आय की जरूरत है, कंपनी को कारखाने लगाने हैं, बहुत कुछ। तो उन्होंने क्या किया, 1793 में इसे लागू किया। 1793 में उन्होंने 5-6 साल इसको बनाने में लगे, तब तक पुरानी व्यवस्था थी। 1793 में इसको लागू किया, और कहां कहां लागू किया पहले लिख देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कहां कहां हुआ था? तो यह हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। ये 3 क्षेत्रों में जो है इसे लागू किया गया, क्योंकि जो बंगाल था उसमें में बिहार उड़ीसा सब था। तो जो बंगाल के नवाब होते थे या बंगाल के गवर्नर जनरल, उनको ये अधिकार होता था। तो उन्होंने ये 3 जगह पे जो है क्या किया, इसे लागू किया। कहां कहां? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है। इस व्यवस्था में क्या था कि जो जिम्मेदारी रहती थी वो जमींदार की रहती थी। किसकी? वो जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? जमींदार की रहती थी। तो यहां लिख देते हैं जमींदार, जमींदार की जिम्मेदारी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी? जमींदार की। जमींदार को क्या करना पड़ता था? सारा का सारा कर वसूल के किसको देना पड़ता था? ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था, चाहे वो गवर्नर को देना पड़ता था, उसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचता था। तो जिम्मेदारी किसकी थी? जमींदार की। अब देखिए इतना में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब चूंकि जमींदार की जिम्मेदारी थी, तो इसमें क्या होता था कि जमींदार जो थे वह बहुत ही धनी हो गए, समृद्ध हो गए, क्योंकि कर वो अधिक लेते थे। कर की जो दर थी वह थी 10/11। अब 10/11 का मतलब समझ रहे हैं? 10/11 और भारत के लगभग 19% क्षेत्र में ये था। अब ये भारत के 19% क्षेत्र हम नहीं कह सकते। भारत में जो अंग्रेजी भूमि थी, जहां जिस भूमि पर अंग्रेजों का अधिकार था, पूरे भारत में जो अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र में जो भूमि थी उसका 19%। क्योंकि वो अपने में ही काम करेंगे ना, राजा रजवाड़े तो अपने क्षेत्र में रहेंगे, उनके क्षेत्र में दखल दे नहीं सकते थे उस समय। ये तो 19% भाग पर इन्होंने क्या किया था? ये व्यवस्था लागू की थी। अब 10/11 मतलब 11 किलो गेहूं होगा तो 10 किलो जो है ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ेगा। कितना खतरनाक था किसानों के लिए। किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। किसान
अब इससे नुकसान क्या क्या हुआ, पहले नुकसान के बारे में बात करते हैं। नुकसान यह हुआ कि किसानों को जो है निचले स्तर पर रखा गया, किसानों की स्थिति बस एक मजदूर की तरह हो गई, पहला नुकसान यह हुआ। दूसरा नुकसान, किसान अपनी बात नहीं रख सकते थे। तीसरा नुकसान, ब्रिटिश कंपनी का सीधा संपर्क किसानों से नहीं था, किससे था, जमींदार से। चौथा नुकसान, किसानों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो गई। मतलब मिला जुला के सारे नुकसान किसान को हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी एक नुकसान हुआ। ब्रिटिश सरकार को क्या नुकसान हुआ कि पूरा कर नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि बीच में बिचौलिए के तौर पे कौन थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था जमींदार, उनको जमींदार बोलते थे। वो लोग खा जाते थे, तो बहुत समृद्ध हो गए, कई जमींदार तो शहर में भी बस गए। हानि पता चल गया, लाभ किसको हुआ, जमींदारों को पहले बहुत लाभ हुआ। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को लाभ हुआ। तीसरा लाभ ब्रिटिश सरकार को यह हुआ कि उन्हें अब एक ऐसा मंच मिल गया, ऐसा वर्ग मिल गया जो उनकी सहायता कर रहा था। भारत जैसे देश में, जो कि दूसरे देश में वो आए हुए हैं, तो उन्हें सहायता कौन करता, डायरेक्ट भर्ती करना पड़ता, जो सिपाही होते थे उनको। अब क्या हुआ, एक सामाजिक वर्ग भी उनका तैयार हो गया जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार था, वो था जमींदार, क्योंकि उनको उससे फायदा होता था। ये चीजें हो गई। बात करते हैं रैयतवाड़ी की। रैयतवाड़ी जो था वह 51% भाग पे था। रैयतवाड़ी 51%। भारत में अंग्रेजी भूमि का 51%, ऐसे लिखेगा, ये नहीं लिखिएगा कि भारत में 51%। भारत में जो अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में जो भूमि थी उसका 51% पर किसका अधिकार था, सॉरी क्या लगा था, रैयतवाड़ी। कब लगा था, यह लगा था 1820 में। उस समय टॉमस मनरो जो थे गवर्नर थे। टॉमस मनरो के काल में, टॉमस मनरो के कार्यकाल में 1820 में जो है यह व्यवस्था लागू हुई थी। 1820 से 1827 का जो है कार्यकाल था उनका, उसी में यह व्यवस्था उन्होंने लागू की थी टॉमस मनरो ने। कहां कहां लागू हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन कौन से क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र हुई थी बंबई, मद्रास और असम। उस समय मुंबई नहीं बंबई था, बंबई, मद्रास और असम, ये 3 क्षेत्रों में जो है इसे लागू किया गया था। इन 3 क्षेत्रों में जो है इसे लागू किया गया था। कहां कहां, बंबई, मद्रास और असम। इसमें क्या था, किसानों की जिम्मेदारी थी। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि जमींदार बहुत खा रहा है, बीच में आके बिचौलिया बन के बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, किसानों को भी और हमको भी, और खुद समृद्ध होता जा रहा है। तो यहां पे क्या किया उन्होंने, जब जिम्मेदारी सीधे किसको दे दी, किसान को दे दी कि भाई अब आप कीजिए और डायरेक्ट हमको दीजिए। किसान बहुत खुश हुए। यहां मालिक कौन था, जमींदार। यहां मालिक कौन बन गया, किसान बन गया। अब किसानों की जिम्मेदारी थी कि अब वो टैक्स पहुंचाए। यहां भी लेकिन नुकसान किसानों को हुआ, क्योंकि कर की दर बहुत अधिक थी। कर की दर थी 33% से 55%, हालांकि इससे कम थी, इससे जो था यह कम था, इससे जो था यह कम था, फिर भी दर अधिक थी। और इसमें कई बार जो है फसल नुकसान होता था, बाढ़ आता था या कुछ ऐसी समस्या आ जाती थी, तो फसल होता नहीं था, लेकिन इतना देना ही देना है। कभी कभी जमींदार मैनेज कर लेते थे, लेकिन यहां पे देना ही देना है। तो यहां किसानों को नुकसान था, यहां भी किसानों की स्थिति दयनीय हुई, कृषि व्यवस्था चरमरा गई। अब बात करते हैं तीसरा, महालवाड़ी। महालवाड़ी जो हुआ था 1833 में हुआ था। किसके कार्यकाल में, महालवाड़ी हुआ था 1833 के आसपास। हालांकि 33 से 93 तक ये बहुत लंबे समय तक चला था। तो इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये थे, राजा राम मोहन का समय था वह उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और उनके समय में जो है महाल पर एक प्रश्न आते हैं कि किनके समय में हुआ, किनके समय में हुआ, कहां कहां हुआ, कहां नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न आते हैं। जिम्मेदारी किसकी थी, कितना प्रतिशत।
माफी चाहूंगा दोस्तों, एक्चुअली मेरे मोबाइल की जो है मेमोरी फुल हो गई थी और अपने आप वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गया था, जिसके लिए मुझे ये ब्रेक लेना पड़ा। और मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन यहीं पर मैंने बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्यकाल इतना ही तक बताया था, इसके बाद बहुत कुछ कहा और रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। वेल कोई बात नहीं है, फिर से यहीं से शुरू करते हैं। जहां तक हुई है वहां तक मैं डाल दूंगा, उस पर मैं ऐड करता हूं। तो ये महालवाड़ी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1833 में हुई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में मुखिया होता था इसका प्रमुख, और उसी का काम था कि वह उस हल के कर दे। अब देखिए, मुखिया और जमींदार दोनों लगभग सेम ही थे, जो काम ये करता था वो काम ये करते थे। लेकिन यहां पर तो बिचौलिए खत्म हो गए थे, बीच वाले किसान जहां आ गए, अब मुखिया आ गए, फिर से बीच वाले आ गए। अब ये फिर से जो है वही काम करते थे जो जमींदार किया करते थे। तो समस्या फिर से खड़ी हुई, और सबसे बड़ी चीज कि यह 60% तक कर इसमें लिया जाता था, 60% तक कर। तो यहां भी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ी हो गई थी। किसके लिए? किसानों के लिए। तो पूर्ण रूप से जो है किसानों को नुकसान हुआ। तो अगर सारी चीजें पढ़ने के बाद अब पूछेगा इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव जो पड़ा वह क्या पड़ा? पहला प्रभाव, कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई। कैसे दयनीय हो गई आपको पता होगा, आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जमींदार जबरन उनसे कर वसूलते थे, चाहे उत्पादन हो या ना हो, जिनसे स्थिति और दयनीय हो गई। वो कभी कभी उनसे समय से कर नहीं देने के कारण भूमिहीन भी होना पड़ता था, भूमि उनकी छीन ली जाती थी। दूसरी चीज कि जब किसान भूमिहीन होते गए तो भारत में कृषि की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि किसान जब नहीं होते थे तो वहां पे जो है भूमि ढूंढने में समय लग जाता था, माफ कीजिए, किसान ढूंढने में समय लगता था, क्योंकि किसान से जमींदार ने या मुखिया ने जमीन ले लिया, यहाँ पे किसान डायरेक्ट आया था तो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी। अब उसको फिर से कृषि में लगाने के लिए किसान की जरूरत होती थी, अतिरिक्त किसान की, जिसमें कुछ समय लग जाता था। तो कृषि की स्थिति खराब हो गई। कृषि का वाणिज्यकरण, अब मैंने कहा किसान मिलते थे, किसान को क्या करते थे? अतिरिक्त पैसा देकर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि किसान से तो जमीन छीन ली, अब दूसरा किसान को वो अतिरिक्त पैसा देके या अतिरिक्त कुछ फंड देके, और वो क्या करते थे कि खेती करवाते थे। तो अब करवाने लगे खेती बिजनेस के तौर पे, तो कृषि का वाणिज्यकरण भी यहाँ पर हुआ था। दूसरी चीज क्या थी, आप देख सकते हैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, कृषि में जो है क्या हुआ? ठहराव आ गई। कृषि में जो है वह ठहराव आ गई। ठहराव आ गई कि मैंने बताया कि कृषि भूमि छीन लेते थे तो ठहराव तो आएगी ही। दूसरा चीज कि यहां पे बेतहाशा वृद्धि हुई, किसमें? ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फायदा था उनको बहुत फायदा हुआ, उनके संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई, उनके कारखाने विकसित हुए, यह भी एक प्रभाव था। दूसरा लास्ट में क्या था एक प्रभाव कि कृषि में जो है परंपरागत, मतलब पहले जो थे परंपरागत यानी पहले के जो तरीके थे वो खत्म हो गए, अब नए तरीके आ गए। एक और चीज हुआ कि एक और प्रभाव था कि नए जमींदारों का उदय हो गया। पुराने जमींदार जो थे वो परंपरागत तरीके से करते थे अपने हिसाब से, अब चूंकि जमींदार किसके द्वारा रखे जाने लगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो लोग जो थे नए जमींदारों को रखते थे, तो नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ और पुराने जमींदार का उन्मूलन हुआ, खत्म हो गए। तो ये था ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जिसके बारे में अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं तो 10 पेज आराम से लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब जब भी पढ़िए आप क्या करिए? टेबल बना के पढ़िए, एक टेबल बनाकर पढ़िए, आपको याद रहेगा। और हर तरह की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था ये को पढ़ना कैसे है, और आप ऐसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन कैसे उसको समझना है ये आपको देखना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो पूरा देखने के लिए। ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।